नमस्ते, मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे एक बार फिर से साप्ताहिक बातें हम लोग आज कर रहे हैं। अभय भाई, बहुत सी चीजें हैं लेकिन सब एक दूसरे से गुथती जा रही हैं और एक बड़ा जुड़ी हुई। लार्जर एक इश्यू बनता जा रहा है। छात्र आंदोलन से शुरू हुआ ये मामला, जंतर मंतर से, उसमें ही पार्लियामेंट भी आ गई, संसद की भी बात आ गई। उसी उसी छात्र उससे जो इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान का हो गया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात राहुल गांधी ने पकड़ ली, छात्रों ने भी पकड़ ली कि वहां के लिए जिम्मेदार कौन। और उसको देख के मतलब मुझे मुझे ये पहली बार लग रहा है कि शायद हम भी रीड करने में गलत हुए थे। हमें ये था कि जो भी हो जाए, अमित शाह जो है वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, आके ऐसा जवाब देंगे नहीं देंगे। वो तुम दबा के बैठ गए। मतलब ये अब जो जो जनरल उनका एक्सटीरियर था, जिसको लगता था कि नहीं नहीं कहीं भी जाके वो बहुत गुस्से में और डांटते हुए और ये हड़काते हुए धमकाते हुए नजर आते थे, वो खुद जिसको कहते हैं ना बिल में घुस के बैठ गए। और राहुल गांधी बार बार उनको ललकार रहे हैं, वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो एक तो ये मैं, लेकिन इस लार्जर चीज उधर झारखंड में भी शुरू हो गया है। और झारखंड को कांग्रेस ने और गोदी मीडिया ने शुरू में चाहा कि इसको विपक्ष के अगेंस्ट मोड़े, वो नहीं मुड़ा, वो नहीं मुड़ा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको बिल्कुल राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि छात्रों की बात है, लार्जर शिक्षा व्यवस्था की बात है। चाहे, और उन्होंने नाम लेके, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, और चाहे नेशनल सरकार हो, इस पे तो बात होनी ही होनी होगी। और इस पे वो अपने को बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, वो छात्रों के साथ है। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं कि राहुल गांधी की एक जो भूमिका है वो दिन प्रतिदिन और बड़ी होती जा रही है, और उसके सामने दिन प्रतिदिन मोदी जी और बौने होते जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, देखिए, एक घटना और हुई है आनंद जी, जो आपकी निगाह में भी है। मैं उसको केवल रेखांकित किए दे रहा हूं। वो घटना बताती है कि मामला कितना संगीन है, कितना गंभीर है, यहां तक कि इतना गंभीर है कि हम अभी उसकी तहों तक नहीं पहुंच पाए हैं। जब राज्यसभा में विपक्ष ने बहुत जोर लगाया कि भाई अमित शाह को आना चाहिए, खड़गे जी ने कहा, सबने कहा, तो ये सब देखकर राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खासुल खास हैं, तो उनकी विशेषता यही है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बेहतर चेहरे हैं, शिष्ट चेहरे हैं, विनम्र चेहरे हैं। इस प्रकार की बात उनके बारे में कही जाती है। मैं ज्यादा उसके इतिहास में नहीं जानना चाहता। उन्होंने किरण रिजिजू से ये कहा कि आप विपक्ष की इन भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाइए कि वो आए और सदन में अपना वक्तव्य दें। ये बात तो आपको ध्यान होगा 12 साल में पहली बार हुई है। क्या किसी पीठासीन अधिकारी ने, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, ऐसा कभी कहा है संसदीय कार्य मंत्री से कि आप अपने गृह मंत्री से कहिए कि विपक्ष ये चाहता है? यानी वो कह रहे हैं कि विपक्ष की अगर ये मांग है तो उस मांग में गलत क्या है। ये बिल्कुल नई घटना है। अच्छा, अब आप इस घटना को, मोहन भागवत ने जो जैन जी के सामने एक जो प्रवचन अपना दिया है, और जो प्रवचन जो उसे जवाब सवाल कर रहा था, वो भी आरएसएस का आदमी था। उसको अक्सर जैन जी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर टीवी चैनलों में बैठाया जाता है आजकल। अचानक प्रकट हुआ है वो जैन जी का प्रतिनिधि है आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से। उसको बैठाया गया था जवाब सवाल करने के लिए, और वो जगह जो थी वो एक बड़े उद्योगपति की थी, संभवतः रिलायंस वालों की जगह थी। जो 2000 लोग चुन के लाए गए थे वहां पर, उनसे शायद ये भी कहा गया था कि आप एक आध थोड़ा डिफिकल्ट किस्म का सवाल पूछ लीजिएगा ताकि वो मामला असली लगे, पूरा का पूरा मतलब सेटअप ना लगे पूरा का पूरा। इसलिए एक दो ऐसे सवाल भी पूछ लिए गए कि भाई आपने तिरंगा तिरंगा क्यों नहीं फहराया वगैरह। ये पुराना प्रश्न है। इस प्रश्न को पूछने के मैं कोई ब्राउनी पॉइंट उस आदमी को नहीं देता, इसलिए पूछा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला बहुत गहरा है। इतना नाटक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करना पड़ रहा है, पूरा स्टेज सेटअप था पूरा का पूरा मामला, वो करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी को नाटक करने पड़ रहे हैं, रात में उठ के ड्रामेबाजी करनी पड़ी है, फ्रेंड्स करनी पड़ी, सुन बड़ा मजाक भी उड़ रहा है उनका। और दूसरी तरफ इनका आरएसएस का जो खास व्यक्ति है, जिसको आरएसएस के कहने पर देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया है। आप सोचते थे कभी जगदीप धनखड़ ये कहेंगे कि भाई जाओ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और गृह मंत्री से कहोगे आगे संसद में बयान दें? ये अपने आप में एक नई घटना है भाई। इसका मतलब ये है कि आरएसएस अभी इस सरकार को कुछ नसीहतें देना चाहता है।
वो अपने आप को नसीहत नहीं देना चाहता। ये एक सवाल, मेरा तो प्रश्न ये है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को नसीहत नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जैनजी ने जो जंतर मंतर पे किया, जो 20 जुलाई को घटित हुआ और उसके बाद या उससे पहले घटित हुआ था, वो केवल केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं था, वो अघोषित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी खिलाफ था, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उनकी खुद की है। तो मामला बहुत अधिक संगीन है और अचानक भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह के संकटों में फंस गई है, जो संकट केवल उसके बाहर मौजूद नहीं है, उसके भीतर मौजूद है संकट। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कुछ भाजपा के अपने ऐसे मित्रों से जो कि अंदर घुसे हुए हैं और लेकिन जिनमें अभी नीर क्षीर विवेक बाकी है, बाकी लोगों में तो नीर क्षीर विवेक मर गया है, मतलब जो है जिनमें नीर क्षीर विवेक बाकी है, उनकी मदद से जरा भाजपा का जो भीतरी संकट है उसको कुछ डिकोड करने की कोशिश करें। और उसी भीतरी संकट की बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है, जिसको आप कह रहे हैं गृह मंत्री दुम दबाए बैठे हुए हैं। देखिए, वो आके विपक्ष को गरिया सकते हैं, आके वो बाएं हाथ का खेल है उनके। वो राहुल गांधी कह सकते हैं कि मैं आपको ध्वस्त कर दूंगा, मैं आपको पलस्त कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब वो कह सकते हैं, लेकिन ये सब बातें वो जेनजी के खिलाफ नहीं कह सकते। अगर जेनजी के खिलाफ ये बातें करेंगे तो उनका जलूस जो 29 में निकलने वाला है ना, वो 29 से पहले निकल जाएगा। 29 तो आनंद जी जरूर निकलने वाला है इनका जुलूस। सवाल ये 29 तक ये लोग पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये उससे पहले ही इनका जुलूस निकल जाएगा, ये देखने की बात है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक संकट में फंसी हुई है। ये संकट बहुमुखी है, ये संकट गहन है और ये संकट भारतीय जनता पार्टी की तमाम कमजोरियों को अचानक रेखांकित करके सबके सामने मंच पर रख देता है, फोरग्राउंड कर देता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, मतलब वहां सबके सामने रख देता है। और भाजपा खुद भी अपने इन संकटों को इसी प्रक्रिया के जरिए देख रही है। जैसे हमारी अगर तबीयत खराब है तो हमें उसको दर्द होता है तो हमें पता लग जाता है भाई तबीयत खराब है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, है कि नहीं? सभी को तो करते हैं, लेकिन हमें पता ही ना चला कि हमारी तबीयत खराब है, कोई दूसरा बताया कि आपकी ये तबीयत खराब है, देखिए आपको उसका ये प्रमाण ये मौजूद है आपके पास। तो भाजपा की जो मशीनरी पुरानी हो गई है, घिस-पिट गई है भाजपा की मशीनरी, इसकी और ये इतनी जल्दी घिस गई 12 साल में, ये ताज्जुब की बात है। ये मशीनरी भाजपा के पास पहले तो थी नहीं, ये तो दोनों गुजराती बंधु लेके आए इस मशीनरी को। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में तो भाजपा के पास ये मशीनरी नहीं थी, तो वो अचानक सब गड़बड़ हो गया है। भाजपा का जो IT सेल है वो निष्प्रभावी पड़ा हुआ है, वो भी कुछ खास तीर नहीं मार पाया। भाजपा के पास जो सांप्रदायिकता के बड़े बड़े यमदूत हैं, जैसे एक हेमंत बिश्व शर्मा, दूसरा यमदूत है योगी आदित्यनाथ वगैरह, ये सब लोग भी अपने अपने कारणों से जो है ना हाइबरनेशन में है। शीत स्वाप कहते हैं हाइबरनेशन को, इसमें शीत में जाड़ों में जानवर सो जाता है लंबे अरसे के लिए, और ये है ही सांप्रदायिकता के जानवर हैं, यमदूत हैं उसके, तो ये शीत स्वाप में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति भाजपा की अचानक हो जाएगी। जनता का प्रताप है ये, इसीलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है। और ऐसी बात भी नहीं, जनता का एक हिस्सा, जनता का 30-35% हिस्सा वो इन लोगों को ध्वस्त कर रहा है, और डर इनको ये है। देखिए 30-35% हिस्सा भी अलग तरह का है, क्योंकि ये देश का भविष्य है। आज एक बहुत सुंदर लेख छपा, आनंद जी मैं कहूंगा आप भी पढ़िए। वो लेख ये कहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े CEO हैं वो भी सोच रहे हैं कि जेनजी आपको भी देख रहा है। भाई जेनजी किसी का नहीं है, जेनजी राहुल गांधी का नहीं है, जेनजी सोनिया गांधी का नहीं है, जेनजी मोदी का नहीं है, जेनजी भागवत का नहीं है, जेनजी कम्युनिस्टों का नहीं है, किसी का नहीं है। जेनजी अडानी अंबानी का भी नहीं है, जेनजी टाटा और बिरला का भी नहीं है। जेनजी जो है वो लोकतंत्र द्वारा बनाया गया आलोचना का एक औजार है, जो या आप कहिए बैटरिंग रैम ऑफ डेमोक्रेसी है। अंग्रेजी के लिए बड़ा अच्छा शब्द है ना ये बैटरिंग रैम ऑफ डेमोक्रेसी है जेनजी, जो अचानक अपनी स्वतः स्फूर्त तरीके से प्रकट हो गया है। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार से अक्सर उनके साथ बैठ के वीडियो बनाता हूं, महीने में 3-4 वीडियो तो बनाता ही हूं उनसे, और उनके वीडियो लाखों लोग देखते हैं। और वो मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछता था कि जब आप जिस तरह अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हैं उससे लगता है अर्थव्यवस्था तो बहुत खराब हालत में है, फिर इसके खिलाफ कोई जनरोष क्यों नहीं दिखता है, इसके खिलाफ कोई आंदोलन क्यों नहीं दिखता है? तो कहते थे कि अभय जी आप तो जानते ही हैं कि आंदोलन के लिए तो विपक्ष को इन लोगों को मोबिलाइज करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, तब होगा आंदोलन।
विपक्ष कर नहीं रहा है, वो दबा हुआ वगैरह वगैरह ये सब बातें करके हम लोग हर बार शांत हो जाते थे। लेकिन विदाउट फेल, बिना किसी अंतराल के मैं उनसे हर बार ये सवाल पूछता ही था और वो यही उनका जवाब भी आता था। कल मैंने फिर उनसे ये सवाल पूछा उनसे, तब उन्होंने कहा कि ये आंदोलन विपक्ष ने ही गोलबंद किया है, ये अपने आप तो ये स्वतः स्फूर्त तरीके से ये फूट पड़ा है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी दिक्कत की बात है। अगर इसके पीछे कांग्रेस होती है, अगर इसके पीछे कम्युनिस्ट होते तो भाजपा शायद इनसे निपटने के तरीके उसके पास उसे आते हैं। जनता से निपटने का कोई तरीका भाजपा को नहीं आता। हिंदुत्व का कार्ड भी फेल है, हिंदू मुसलमान भी नहीं कर पा रहे हैं आप। गद्दार वद्दार आपने कह के देख लिया, वो सब आपको वापस लेना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से जब मोहन भागवत आए होंगे तो अतुल लुमई के मुंह पे पहले उन्होंने टेप लगाया होगा फिर आए होंगे हैं। अब कंगना रनौत वगैरह के मुंह पे भी टेप लग जाएगा। अब सब उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली है कंगना रनौत ने। तो ये सब लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि ये पब्लिक से नहीं लड़ सकते और उनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने SIR और परिसीमन के जो प्रपंच तैयार किए हैं वगैरह, और वो 84 करोड़ लोगों को वो देने के फ्री अनाज देने का ये सब जो तैयार किया है, ये सब आंधी में तिनके की तरह उड़ जाएगा। अगर 18 से 30-35 की उम्र वालों ने भाजपा के खिलाफ वोट कर दिया तो वो अकेले ही वोट नहीं करेंगे, उनके परिवार भी हैं, उनकी चाचियां हैं, उनके ताऊ हैं, उनकी ताइयां हैं, उनकी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, माँ है उसकी है, मौसियां हैं। उनके बच्चों को आप पीटोगे, गालियां दोगे, वो आपको मोदी मोदी करती रहेंगी। भाजपा का स्त्रियों का वोट गिर जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर उनका। जी, मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूं। ये वो जनरेशन है जो अभी एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था कि लंदन में बैठा हुआ एक लड़का अपने माँ बाप से जो बंबई में थे और मतलब काफी वो थे, प्रतिष्ठित भी थे और पैसे वाले थे, उनसे कहा कि जाओ वहां जंतर मंतर, और अपने पिता से, उसके पिता ने कहा, उसने कहा कि वहां जाओ, लाठी अगर चल रहे हो तो लाठी जरूर खाना, और अगर नहीं खाओगे तो मैं छोड़ के आ रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ जंतर। तो उनके पिताजी ने कहा भैया हमारे माँ बाप जा रहे हैं, अब तुम वहीं रहो, तुम अपनी नौकरी करो, मैं यहाँ आके अगर वहां लाठी चलेगी तो मैं जरूर लाठी खा लूंगा। ये खुद कह रहा था कि हम क्या करते, वो हमारे घर में वो लंदन से प्रेशर डाले हुए। और ये साहब ये किसी दूसरे के घर में नहीं है, ये हमारे और आपके घर में भी। देखिए ये आंदोलन जो है फैमिली अफेयर है जी, अच्छा, और भाजपा ने बहुत देर में समझा है इसको, हमने भी देर से समझा है। हमने कोई ऐसा तीर नहीं मारा अपने मुंह से, अपनी बड़ाई हम क्यों करें, क्यों हमने अपनी पढ़ाई करने वाले काम हम लोगों ने भी कम किए हैं। मेरा कहना यह है कि ये हमने भी देर से समझा और भाजपा ने तो अभी मैं समझता हूं मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी ने भी इसको देर से समझा। देखिए अगर इन्होंने 20 तारीख का दमन करने से पहले कुछ कलाबाजियां वगैरह खाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया होता तो काफी ये बच जाते, बड़े पैमाने भी ये बच जाते। लेकिन इन्होंने गलती ये की कि इस गलती में अमित शाह कहां थे। जी, इस गलती का जिम्मेदार वही बनता है जो इस वक्त दुम दबाए बैठा हुआ है। हाँ, जो उन्होंने लाठी नहीं, मैं एक और चीज आपको मतलब जो मैं देख रहा हूं, जिसको कहते हैं ना वेल प्लेड मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी के ऊपर बहुत प्रेशर था। हम सब लोग जानते हैं, हमारे दोस्त मित्र सब लोग हैं, वहां पे प्रेस है कि जंतर मंतर जाओ, जंतर मंतर जाओ, जंतर मंतर जाओ। राहुल गांधी को ये समझ में आ गया था कि अगर वो जंतर मंतर चले गए तो बीजेपी को ये हैंडल मिल जाएगा कि ये कांग्रेस द्वारा वो है और ये देशद्रोही और फलाना और ढिमाका और मुस्लिम और हिंदू और ये सब शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी वहां गए। अमित शाह, जिसको आप कह रहे हैं ना, इन लोग को नहीं, बीजेपी को कहना चाहिए कि अपराधी अकाउंटेबल कौन, जिम्मेदार कौन। अमित शाह ने जब वहां लाठियां चलवाई, पैलेट गन चलवाई, उसकी अपनी स्टाइल है जो उसकी गुजरात से लेके आए हैं। राहुल गांधी को अपॉर्चुनिटी फिर समझ में आ गई 21 तारीख को कि अब ये मुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन मुझे पीएम आवास के सामने धरना देना। और जो उन्होंने कांग्रेस के उनके जो लोग थे वो भी नहीं जानते थे, उनका ऑफिस नहीं जानता था, खड़गे साहब नहीं जानते थे, वो अप्रत्याशित उनके दिमाग में था, उन्होंने जाके वो कर दिया। और वहां से वो अपने को इस आंदोलन के साथ आइडेंटिफाई कर दिया बिल्कुल ठीक से। उन्होंने कहा कि जो उनकी डिमांड वो मेरी डिमांड, और उन्होंने उनकी डिमांड को 1 2 3 ये उनकी डिमांड को बार बार कहते रहे। मैं इसको इसलिए भी रेखांकित कर दूं अभय भाई, बहुत स्मार्टली ये एक और काम किया। आयसा और एनएसयूआई ये लगातार आपस में इलेक्शन लड़ते रहते हैं, दोनों विरोधी पक्ष हैं। जैसे केरल में लोग आपस में, दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन इन दोनों के सामने होते,
यहाँ पे उन्होंने नेहा को बुला के अपना मंच दे के उससे बात करके उसको अपने पक्ष में करके वो एक उन्होंने एक नेचुरल लीडरशिप बिना कहे आ गए। आज जो देश का जो जेनजी है वो राहुल गांधी के ऊपर विश्वास कर रहा है, वो राहुल गांधी को मान रहा है कि ये आदमी ईमानदार है, और मोदी जी के लिए तो क्या, और राहुल गांधी चुटकी भी ले रहे हैं। इन लोगों के पास ह्यूमर भी नहीं है ना। राहुल गांधी से पूछा गया कल परसों उनका कि बेस्ट मीम आपको कौन सा लगा, उनका रात में 12 बजे वाला मोदी जी वाला, उससे अच्छा कोई मीम नहीं। तो मैं जरा इससे भी आपको पूछूं कि राहुल गांधी की का ये पॉलिटिकल सेंस भी डेवलप हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी बेसिक ईमानदार और कमिटेड है वो फिर सही रास्ता पकड़ता है तो दूसरे लोग फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। शायद ये भी राहुल गांधी ने जो आपने वेल प्लेड जो कहा, बहुत अच्छा आपने कहा, बिना जंतर मंतर पर जाए हुए, बिना कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी द्वारा उस आंदोलन का नेतृत्व प्राप्त करने की कोई कोशिश किए बिना अपने इन्फिल्ट्रेटर से, भाजपा तो हर जगह अपने घुसपैठिए भेजती है ना, आरएसएस वालों की। आरएसएस वाले देखो घुसपैठिए तो पाकिस्तानी भेजते हैं, आरएसएस वाले भेजते हैं, और कोई नहीं घुसपैठिए भेजता। पाकिस्तानी भेजते ना हिंदुस्तान में घुसपैठिए, 60 के दशक से भेज रहे हैं, और आरएसएस वाले भी घुसपैठिए भेजते हैं। तो अब जैसे कि किरण बेदी जो है भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में आरएसएस का घुसपैठिया थी, रामदेव घुसपैठिया था, ये लोग सब घुसपैठिए थे। तो ये उन्होंने कोई घुसपैठिया भी नहीं भेजा, उन्होंने राहुल गांधी ने बिना इसके वो धीरे धीरे करके जेनजी का नेतृत्व ग्रहण करने की तरफ जा रहे हैं। अभिजीत दीपके को भी उनकी प्रशंसा करनी पड़ रही है, सब लोगों को करनी पड़ रही है। ये जो उन्होंने एक सटल, एक बिल्कुल बारीक खेल खेला है राहुल गांधी ने, ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है हम लोग समझते नहीं थे, उससे ज्यादा कहीं परिपक्व हो गया है। और कांग्रेस में भी अब इस बात को लेकर मानने लगे हैं लोग। जैसे पंजाब को लेकर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा भाई कौन सा आपको भाई बीजेपी का कौन सा नेता पसंद है, तो उन्होंने कहा भाई वो महाराजा पटियाला, हाँ अमरिंदर सिंह। जबकि सब लोग जानते हैं कि महाराजा पटियाला को राहुल गांधी पसंद नहीं करते थे पुराने जमाने में, और प्रियंका गांधी भी पसंद नहीं करती थी, और इन दोनों ने ही, खासतौर से प्रियंका गांधी ने महाराजा पटियाला के पीछे सिद्धू को छोड़ दिया था, और सिद्धू ने महाराजा पटियाला को धकेला के बीजेपी में भेज दिया, और कांग्रेस का पंजाब में कबाड़ा कर दिया सिद्धू ने। तो सिद्धू तो इन्हीं के लोगों के लगाए हुए थे, लेकिन अब उस गलती में वो इस तरह संशोधित कर रहे हैं। उधर महाराजा पटियाला भी, अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस की यादों में आहें भर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लंबी लिखी थी अबे भाई, जब वहां गए थे तो राहुल गांधी और परिवार और गांधी परिवार क्या क्या नहीं लिखा था। हाँ, तो वो, और सोनिया गांधी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुक थे। ये तो सोनिया गांधी की दोनों संतानें उनको नापसंद करने लगी थी, उसका खामियाजा कांग्रेस ने उठाया वहां पर। और हम सब लोग जानते हैं कि अब वो पुराने जमाने की छाया भी नहीं रह गए हैं, अब कोई उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ाया सकता है। लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ आ जाएं और उनकी हमदर्दियां कांग्रेस के साथ आ जाएं, तो उससे राहुल गांधी को पंजाब में लाभ होगा। पंजाब की डगर कांग्रेस के लिए मुश्किल है उसके अंतर विरोधों के कारण, लेकिन अगर कोई पार्टी दावा कर सकती है कि वो पंजाब में सरकार बना सकती है, सबसे ज्यादा प्रतिशत उसी के पास है सरकार बनाने की संभावनाओं का, तो वो कांग्रेस ही है। जी। अब मैं जरा एक और चीज, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट है और इसलिए उसकी बात कर लें, और फिर मैं अंतिम सवाल पे आऊंगा। उससे पहले जरा बांकीपुर भी हम लोगों को बात कर लेना इसलिए जरूरी है कि प्रशांत किशोर ने अप्रत्याशित रूप से वो तो जीता ही जीता, और एक बड़ी बात यह है अभय भाई, 422 बूथ में वो व्यक्ति 402 403 बूथ में लीड किया है भाई। ये अप्रत्याशित है, मतलब ये इवनली जीत रहा है, ये नहीं है कि यहाँ की पॉकेट वहां की पॉकेट, उसने इवनली उसको जीता है। लेकिन उससे बड़ी बात जो मैं एक चीज देख रहा हूं, प्रशांत किशोर अपने को बिहार के बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। उनसे कोई कुछ पूछ रहा हो, कह रहे हैं बिहार 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 का डेवलपमेंट सब, वो उससे बाहर नहीं निकल रहा है। मैं जरा इस पे जरा आपसे एक समझना चाह रहा हूं कि वो अपने को, उनका बिल्कुल क्लैरिटी है कि मुझे बिहार को पहले वो कर रहा है और फिर मैं कोई और बात सोचूंगा। अब मैं इसमें एक और, मैं थोड़ा सा इसमें जरा सा एक ऐसे इतिहास में जाऊंगा जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। जी। जो भारत में उपराष्ट्रीयता है, सब नेशनलिज्म जो भारत में है, उस सब नेशनलिज्म का पितामह कौन है? लोग कहेंगे तमिलनाडु, नहीं, तमिलनाडु, बंगाल नहीं, सब नेशनलिज्म का पितामह बिहार है। बिहारियों ने सबसे पहले ये दावा किया था कि वो एक अलग थलग किस्म की चीज है, वो एक अलग राष्ट्रीयता है।
ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो भारतीय राष्ट्रीयता के अंग नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीयता में उनका स्थान विशिष्ट है। तो बिहार में एक बिहारीपन एक खास किरदार है। बिहारीपन का सिर्फ पंजाबियत एक किरदार है, बंगाली होना एक किरदार है, तमिल होना एक किरदार है, तेलुगु होना एक किरदार है, असमिया एक अस्मिता है, उसी तरह बिहारी भी एक अस्मिता है। हम लोग उसे व्यापक हिंदी भाषी क्षेत्र में डालकर सोचते हैं ऐसे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश एक नकली राज्य है, जोड़ तोड़ के बनाया गया है, हम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश उससे भी ज्यादा नकली राज्य है। ये दो राज्य बिल्कुल भारत के जो है कॉन्कॉक्टेड है, नकली राज्य हैं दोनों के, मतलब। और इनकी किसी दिन इनकी भूगोल किसी दिन बिगड़ेगी जरूर, देर सवेर की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार को एक बिहारी नेता चाहिए जो बिहारी अस्मिता की नुमाइंदगी कर सके, जो वहां की अर्थव्यवस्था का भी सवाल उठाए, वहां की सड़कों का भी सवाल उठाए, लेकिन साथ में बिहारी अस्मिता का सवाल उठाए। अगर बिहारी अस्मिता एक बार खुल के प्रशांत किशोर जैसे उनके या उनके जैसे किसी व्यक्ति के नेतृत्व में आ गई बिहारी अस्मिता है, तब फिर ये सब जो बिहार में जातिवाद वादवाद होता है, ये सब चीजें दूसरी दिशा में चली जाएंगी, ये कुछ की कुछ हो जाएंगी। प्रशांत किशोर के सामने ये एक अनूठा काम करने का मौका है। जी 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 जी। अब मैं एक और चीज, क्योंकि कहीं पे अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि चढ़ावा चोरी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, और वो अपने को बिल्कुल फिक्स किए हुए हैं चढ़ावा चोरी पे। वो कैसे चोरी हो रहा है, वो उसको वो हटने नहीं दे रहे हैं, उसको लेके वो संसद में भी बहुत एक्टिव है, उनका दल भी बहुत एक्टिव है, वो सारे कुछ कर रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूं, मैं लखनऊ में बैठा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, चढ़ावा चोरी एक ऐसा है जिसपे फिर इनडिफेंसिबल है, उसके पास कोई डिफेंस नहीं है आरएसएस के पास, क्योंकि वो सारे आरएसएस के लोग थे, वो सारे जो लोग गए हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं थोड़ा एक छोटा इस पे भी एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर दो चोटें हुई हैं, एक के बाद एक अयोध्या में चोट हुई है और एक जंतर मंतर पर चोट हुई है। शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में थी, पूरी तरीके से उसकी पोल खुल गई है। मंदिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में था, पूरी तरीके से उसकी पोल खुल गई है। शिक्षा व्यवस्था भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुकर्मों का दुष्परिणाम है, और अयोध्या भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुकर्मों का दुष्परिणाम है। ये लोग अब पब्लिक स्क्रूटनी से नहीं बच सकते। इन लोगों को वो काम करना ही पड़ेगा जो प्रियंक खड़गे ने इनसे करने के लिए कहा है। भले ही प्रियंक खड़गे के कहने पर ना करें, आज ना करें, लेकिन कल करना ही पड़ेगा। कल कौन कह रहा था, बड़ी अच्छी बात कह रहा था, हाँ, शायद विनोद शर्मा कह रहे थे मुझसे बात करते हुए। वो कह रहे थे कि अगर ये आपके मोहन भागवत जेनजी आंदोलन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो इनको कहिए कि पहले अपना परिचय दें ठीक से, कि ये कौन है, ये एनजीओ है कि ये एसोसिएशन है, कौन है, परिचय तो दें अपना पहले। इन सब देश इनसे अपरिचित है। इनका नोमेनक्लेचर क्या है, इनकी कैटेगरी क्या है, जब परिचय देंगे तब लोग सोचेंगे कि भाई इनको हम अपने 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 दायरे में शामिल करें या ना करें। पहले परिचय दें अपना। ये अब मैं अंतिम जो आखिरी सवाल, और इस पे इसलिए क्योंकि सारा कुछ निचोड़ वही है, डीलिमिटेशन को लेके बार बार बीजेपी वही पुराना राग अलाप रही है कि वो महिला आरक्षण बिल आज भी किरण रिजिजू ने किया, और राहुल गांधी कह रहे हैं वो तो ऑलरेडी पास है, तुम उसको क्यों बेवकूफ बना रहे हो इस देश को। और ये सारा विपक्ष एक चीज मांग रहा है कि भाई उसमें क्या डिटेल तो बोलो, उसमें क्या है डिलिमिटेशन का। क्योंकि एक कल परसों के हिंदू में खबर आ गई थी कि डीएमके जो है वो मोर और लेस इस पे तैयार है, और उसने कुछ अपने टर्म्स दिए हैं कि इस पे, इस तरह की खबर आई थी। नहीं, इस तरह की खबर नहीं थी, मैंने वो देखा है। देखिए, वो मैंने पढ़ा है उसमें। हाँ। वो एक लंबा आइटम है, खबर नहीं। हाँ। मैं तो विश्लेषण लेख में पढ़ा। कल मैं जब विदेश से आया तो मैंने सबसे पहली चीज यही पढ़ी, इत्तेफाक से हिंदू उठाया तो उसमें था, हिंदू आता है। देखिए, उसमें यह है कि डीएमके ने शर्तें रखी हैं 3 इनके सामने। इसमें पहली शर्त यह है कि 1971 पे आप जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उनको फ्रीज कर दीजिए। क्या बीजेपी करने को तैयार है? ये सवाल है बहुत। दूसरा यह है कि जो सीटें डबल कर देने का आपने जो अमित शाह ने आश्वासन दिया है, ये आश्वासन मौखिक है, आज तक लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इसको लिखित में आश्वासन दीजिए। अच्छा,
प्रश्न ये है क्या बीजेपी ये दोनों काम करने के लिए तैयार है? बीजेपी 71 में जाके उसको फ्रीज करने के लिए तैयार है, और जो आश्वासन है उस आश्वासन को लिखित रूप से देने के लिए तैयार है क्या बीजेपी? अमित शाह ने जो मौखिक वक्तव्य दिया था उसके बाद से कुछ नहीं हुआ है। तो जब तक बीजेपी इन सब बातों के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक वो जिस प्रकार का समर्थन चाहती है कई पार्टियों से, उस प्रकार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। ये है बात। तो बीजेपी ये सब आसान काम नहीं होता है। एक आइडिया आपने फ्लोट कर दिया अपने भाषण में, संसद सदन में, उसके बाद आप उस आइडिया बैठे हुए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप चाहते हैं उस आइडिया का प्रलोभन दिखाकर आप लोगों की हमदर्दी जीत लें, उन लोगों की हमदर्दी जीत लें जो आपके हमदर्द नहीं है, जीत लें। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, आपने आश्वासन दिया है, आप उसको लिख के दीजिए हमें। लिख के देने का मतलब यह है कि आपका रिटर्न वायदा होना चाहिए पूरा का पूरा, जिस फॉर्म में वो चाहते हैं। तो ये गेंद बीजेपी के कोर्ट में है, और बीजेपी जानती है कि ये करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो राहुल गांधी के पास जा रही है। 2 बार जा चुके हैं राहुल गांधी के पास, जबकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी इसके खिलाफ हैं पूरी तरीके से। तो जो भी पार्टी इन्हें समर्थन देगी वो तगड़ी बार्गेनिंग करेगी। ये डीएमके वाला मसला बताता है कि वो बार्गेनिंग काफी तगड़ी करेगी। बार्गेनिंग आसान नहीं होगा वो सब करना बीजेपी के लिए। जी। लेकिन नहीं प्रो साहब, एक और चर्चा ये चल रही है कि जिस तरह का अमित शाह का अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड है, मैं पास्ट रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इस मौके को छोड़ के जब वो बाहर आके फेस करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, वो संसद में आ रहे हैं, वो तो दिख रहा है वो संसद में आ रहे हैं, लेकिन संसद भवन में आते हैं, संसद में नहीं। हाँ और हाँ मतलब सदन में नहीं आ रहे हैं, संसद भवन में आ रहे हैं। मैं एक और चीज उनकी तरफ से, अब एक चीज ये भी है कि उनके पास 318 नंबर है, 318 लोग उनके साथ हैं। उनको करना यह है कि 477 की अगर टोटल हो जाए, जो 540 से उनको केवल 63 लोगों को सदन से निष्कासित कर देना है। और जब वो 150 कर चुके हैं तो 63 को किसी भी उसमें उठा के निष्कासित कर देंगे। तो इस तरह का भी काम आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं कर सकते? आपकी बात बिल्कुल सही है, वो निष्कासित भी कर सकते हैं, और वो बहुत सारे सांसदों को उस दिन गैरहाजिर होने के लिए बहुत सारे करोड़ रुपए दे सकते हैं। भाई एक सांसद को गैरहाजिरी तो करनी है अपनी, अस्पताल में दाखिल हो जाएगा जाके, और साथ में नहीं अबे भाई, मुझे इसी में किसी से मेरी कहीं बात हो रही थी, उसने कहा है कि नहीं, जो बार्गेनिंग हो रही, पैसा तो तुम दोगे ही दोगे, लेकिन हम लोग कोई हल्ला मचाएंगे उस पर निष्कासित कर देना है, क्योंकि हम ऐसे अगर एब्सेंट हुए तो फिर बड़ा जूते खाएंगे हम। तो हमें तुम एब्सेंट करना, हम कुछ हल्ला मचाएंगे, वेल में आएंगे, कागज फाड़ेंगे, तो जो भी लोग इसको नेगोशिएट कर रहे हैं, तुम हमें निष्कासित देना, पैसा तो देना ही देना, और फिर हम निष्कासित हो जाएंगे, तुम अपना बिल पास करा लेना, हम फिर अपना हल्ला मचाते रहेंगे बात। लेकिन ये सोचिए आनंद जी, ये सोचिए, जैसे आप इस बात को सोच लिया आपने हम लोग चर्चा भी कर ली है, इस बात कर रहे हैं इसके ऊपर। इसका मतलब है कि इस तरह की तमाम योजनाएं जो हैं वो पहले ही पोल उनकी खुल जाती है। जी जी जी। और जब उनकी पोल खुल जाती है तो वो एक तरह से निष्प्रभावी हो जाती हैं। निर्लजता में आप फिर भी उसको करते रह सकते हैं, बात अलग है, क्योंकि थेथड़पन बहुत राजनीति में बहुत एक क्वालिटी होता है, थेथड़पन है। तो वो ये चीजें मुझे नहीं लगता कि ये चलेंगी। अच्छा, मान लीजिए इन्होंने परिसीमन पास करा लिया, तो परिसीमन तो भविष्य के लिए है, आज की समस्याओं से कैसे मुक्ति मिलेगी? भाई परिसीमन होगा, आप उसका क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कुछ बीजेपी के पक्ष में होगा, कहीं विपक्ष में होगा, क्या होगा, ये सब तो उसमें आज बीजेपी जिस संकट में फंसी हुई है, उस संकट से परिसीमन से थोड़ा निकलेगी। परिसीमन तो रखा रह जाएगा, पब्लिक तिनके की तरह उड़ा देगी, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे एक ही चीज इसमें पूरे जो छात्र आंदोलन है उसमें एक ही चीज अच्छी ये है कि ये नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश से अलग इसलिए है कि इसके साथ पॉलिटिकल पार्टी साथ चल रही है, पीछे चल रही है, साथ चल रही है। वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज गायब हो गई थी, तो उस वजह से शायद वहां थोड़ा अराजकता आ गई थी। हमारे यहाँ उस तरह का नहीं है, एक साथ में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हम निश्चिंत हैं कि वो एक उसको लॉजिकल एंड कहीं ना कहीं होगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच।